हेलो फ्रेंड्स। तो बहुत दिनों के बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल HSC गुरु में। तो फ्रेंड्स, कुछ प्रायर कमिटमेंट्स की वजह से बहुत दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड, पर अब मैं वापस आ चुका हूँ और अब मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन रेगुलरली वीडियोज डालूँ। और इस बार मैं जब वापस आया हूँ तो एक स्पेसिफिक टारगेट के साथ आया हूँ कि आप सबको 1 मंथ में यानी 30 डेज में मुझे सिलेबस का वो हिस्सा कराना है जिसको कवर करके आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। यानी कि आज से जो सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगी। और ये क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो 30 डेज के अंदर अंदर आपके गारंटीड अच्छे परसेंटेज आएंगे एग्जाम में। 75 to 80+ % अच्छे से आ जाएंगे एग्जाम में, बहुत ही ईजी। और इस सीरीज में सबसे पहले आज मैं कॉमर्स से सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का पहला जो पार्ट होगा वो लेना स्टार्ट कर रहा हूँ, जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन का। तो फ्रेंड्स, आज मैं 8 डिस्टिंग्विश बिटवीन दूंगा सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के 8 से 9, जिसको अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आपके 12 मार्क्स गारंटीड हो जाएंगे। 12 मार्क्स आपके एकदम आपके हाथ में होंगे, कहीं पर आपको कोई एक्स्ट्रा मटेरियल रेफर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नोट्स के इश्यूज हैं तो मैं सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखूंगा बोर्ड पर, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर 2-3 मिनट का पॉज करके आप पूरा नोट्स उतार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं अपना पहला जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो स्टार्ट करूंगा, जो है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो फ्रेंड्स, जो पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन मैं लेने जा रहा हूँ वो है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि शेयर होता क्या है। तो शेयर, देखिए, एक कंपनी जब चालू होती है तो उस कंपनी में अलग अलग लोग कैपिटल्स लगाते हैं, ठीक है, और कैपिटल्स के बदले में वो उस कंपनी का ओनरशिप लेते हैं। वो जो ओनरशिप वो लेते हैं उसे हम कहते हैं शेयर्स, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी के ओनरशिप को खरीदना, कंपनी के ओनरशिप को अपने पास रखना, यानी कि शेयर लेना। अब ये जो शेयर्स होते हैं ये बहुत ही टाइप्स के होते हैं, इनमें से लेकिन 2 सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, वो है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इन दोनों शेयर्स का जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पीछे के क्वेश्चंस पेपर भी देख सकते हैं जिसमें बहुत बार पूछा गया, तो इसलिए अब मैं चालू करूंगा इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो मीनिंग क्या होती है, देखिए, प्रेफरेंस शेयर, नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, प्रेफरेंस। इस शेयर में शेयर होल्डर को प्रेफरेंस दिया जाता है। पर अब सवाल ये उठता है कि प्रेफरेंस कहां पर दिया जाता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, जब कंपनी बंद होती है या फिर कंपनी का डिविडेंड दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, तब यहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक प्रेफरेंस दिया जाता है उसमें। यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना कंपनी के लिए जरूरी हो जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रेफरेंशियल राइट्स व्हाइल रिसीविंग द डिविडेंड्स एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब कंपनी बंद होगी तो बंदे अपना पैसा वापस चाहेंगे जो उन्होंने शेयर के तौर पर लगाया है, तो उनको जो कैपिटल का रीपेमेंट होगा या फिर कंपनी जो डिविडेंड देगी, हिस्सा देगी शेयर होल्डर्स को, वो रिसीव करने में इन्हें एक प्रेफरेंस मिलेगा। और ये डिस्टिंग्विश बिटवीन है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इन्हें प्रेफरेंस मिलेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। तो केवल एक वर्ड चेंज है और वो वर्ड है, यहां पर हम नो लगाए, ठीक है। दे हैव नो प्रेफरेंशियल राइट्स और दे हैव प्रेफरेंशियल राइट्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है रेट ऑफ डिविडेंड। तो याद रखिए, जो प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, क्योंकि उसको आपको पहले देना है, उसकी प्रायोरिटी पहले, इसीलिए उसका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स कर दिया जाता है। जबकि जो इक्विटी शेयर होता है, ठीक है, इसका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फ्लक्चुएटिंग रहता है, हर बार बदलता रहता है इसका अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट। प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो रेट ऑफ डिविडेंड भी ज्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा तो रेट ऑफ डिविडेंड भी क्या होगा, कम होगा। थर्ड पॉइंट है वोटिंग राइट्स, ठीक है। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, रियल ओनर्स, रियल मास्टर्स होते हैं कंपनी के, इसीलिए इनको नॉर्मल वोटिंग राइट दी जाती है। दे एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट और वो पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। अगर वोटिंग राइट दे दी गई है किसी भी शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को, तो वो क्या कर सकता है, वो कंपनी के शेयर होल्डर्स को चुनने में, कंपनी के मैनेजमेंट्स में, ऑडिट बुक चेक करने में, इन सब में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि उसके पास वोटिंग राइट्स हैं। और वहीं पर इन सारे राइट्स से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वंचित रह जाते हैं, उन्हें ये राइट्स नहीं दी जाती। लास्ट पॉइंट है फेस वैल्यू। तो
यहाँ पर जो, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता रहता है प्रॉफिट के हिसाब से, क्योंकि इसको कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिलती, प्रायोरिटी नहीं मिलती, पहले नहीं दिया जाता, इसीलिए इनकी जो फेस वैल्यू होती है मार्केट में वो काफ़ी लो होती है, यानी 1 रुपये से 10 रुपये का। लेकिन यहाँ पर बंदा जानता है कि भाई रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है, मुझे इतना पैसा मिलेगा ही, और यहाँ पर उसे पहले मिलेगा वो पैसा, प्रेफरेंशियल राइट्स होगी उसकी, इसीलिए यहाँ पर फेस वैल्यू क्या होती है, काफ़ी हाई होती है, 100 रुपीज़ एंड मोर तक की फेस वैल्यू यहाँ पर चली जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पहला जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में ये समझा होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो फ्रेंड्स, सेकंड जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो है शेयर और डिबेंचर्स के बीच में, ठीक है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, आज मैंने इंपॉर्टेंट्स चालू किए हैं कॉमर्स सेक्शन से, जो आप अगर करेंगे तो आपके मार्क्स गारंटीड अच्छे आएंगे एग्जाम्स में। और आज मैं डिस्टिंग्विश बिटवीन ले रहा हूँ, जिसको करके आपको 12 मार्क्स गारंटीड मिलेंगे। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले अब शेयर और डिबेंचर्स की अगर मैं बात करूँ तो मीनिंग क्या होती है शेयर की, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कंपनी जब हम चालू करते हैं तो कंपनी का जो ओनरशिप है वो अलग अलग लोगों में बांट देते हैं, जो कंपनी में क्या लगाते हैं, कैपिटल। कंपनी में कैपिटल लगाते हैं तो उनको हम क्या देते हैं, शेयर्स देते हैं कंपनी के। क्या देते हैं, शेयर्स। तो शेयर क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दैट कैपिटल, उस जो कैपिटल लगाया गया है उस पूरे टोटल कैपिटल का जो सबसे छोटा यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेयर। डिबेंचर्स क्या होते हैं, देखिए, कंपनी रन करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपनी की तरफ से कुछ लोगों को डेट भी देते हैं, कर्ज देते हैं, ठीक है, और उस कर्ज पे हम हमारा सील लगाते हैं कंपनी। तो डिबेंचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंपनी का सील लगा होता है और डेट दर्शाता है, यानी कि कर्ज दर्शाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, नेचर। देखिए, शेयर मैंने जैसे कि बताया कि कंपनी जो पूरी चालू होती है तो कंपनी के अंत तक वो शेयर रहेगा, जब तक कंपनी में कैपिटल लग रहा है तब तक शेयर रहेगा। इसका क्या मतलब है कि ये जो कैपिटल होगा शेयर का वो परमानेंट कैपिटल होगा, यानी कि वो जब तक कंपनी है तब तक कंपनी के अंदर रहेगी। शेयर्स तो खत्म नहीं हो सकते ना, कंपनी ने अगर बनाए हैं शेयर्स तो वो शेयर्स तो अंत तक रहेंगे। लेकिन डिबेंचर्स खत्म हो सकते हैं, एक बार अगर आपने आपका डेट रिडीम करवा लिया, यानी कि डेट खत्म हो गया, तो वो कैपिटल भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये जो कैपिटल है वो टेम्पररी कैपिटल है। थर्ड पॉइंट है स्टेटस। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, ओनर्स। कंपनी उन्हीं के वजह से चलती है, क्योंकि वो कंपनी में क्या लगा रहे होते हैं, कैपिटल्स। तो इसलिए उन्हें ओनर या मास्टर ऑफ कंपनी भी कहा जाता है। जबकि डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी से डेट लेते हैं और कंपनी को पैसा देते हैं, इसलिए वो डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के लिए क्रेडिटर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर, ठीक है। लास्ट पॉइंट है सिक्योरिटी। देखिए, अगर आपने किसी को भी डेट दिया हुआ है तो वो डेट एक तरीके का लोन हुआ, और जब भी हम लोन देते हैं तो उस लोन के एवज में हम कोई ना कोई सिक्योरिटी अपने पास रखते हैं उस लोन के बदले। इसीलिए डिबेंचर का जो कैपिटल है वो लोन कैपिटल होता है या तो सिक्योर्ड कैपिटल होता है। अगर डिबेंचर वापस नहीं मिला तो आप उसके जगह पर जो भी आपने सिक्योरिटी रखी है उसे रिडीम कर सकते हैं, जबकि शेयर में ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं होता। इसीलिए अगर ये सिक्योर्ड कैपिटल है तो ये क्या हो जाता है, अनसिक्योर्ड कैपिटल। लास्ट जो पॉइंट है वो है सूटेबिलिटी। तो शेयर, हर बार बोल चुका हूं मैं, काफी बार बोल चुका हूं, शुरू से अंत तक शेयर रहेगा, इसीलिए ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस के लिए बहुत ही सूटेबल होते हैं शेयर्स। जबकि डिबेंचर्स टेम्पररी कैपिटल है, इसीलिए वो मीडियम टर्म फाइनेंसेस के लिए सूटेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ शेयर और डिबेंचर का भी डिस्टिंग्विश बिटवीन खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड डिस्टिंग्विश बिटवीन की तरफ, जो है फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो फ्रेंड्स, जो थर्ड डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में। तो फिक्स्ड कैपिटल का क्या मीनिंग होता है, देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये ऐसा कैपिटल है जो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो एसेट्स और लायबिलिटी क्या होती है, जो भी हम कंपनी को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं खुद से, उसे हम एसेट कहते हैं। और कंपनी के ऊपर जो भी जिम्मेदारियां होती हैं कंप्लीट करने की, उसे हम लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे बिल्स जो आपको पे करने हैं तो वो लायबिलिटी होगी कंपनी की। जैसे कैश जो आपके पास है तो वो एसेट होगा, लैंड, बिल्डिंग, ये सारी एसेट्स हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जो फिक्स
एसेट में इन्वेस्ट किया जाता है। इट रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिक्स्ड और फिजिकल एसेट्स, ऐसे एसेट जो हिल नहीं सकते, जैसे लैंड्स, बिल्डिंग्स, मशीनरी, ये सारे फिजिकल या फिक्स्ड एसेट्स। वहीं पर वर्किंग कैपिटल क्या होता है, हम डेली अपने बिजनेस को चलाने के लिए क्या कैपिटल का इस्तेमाल कर रहे हैं डेली बेसिस पर, उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो वर्किंग कैपिटल हम कैसे निकाल पाएंगे, जो हमारे पास करेंटली एसेट पड़ा हुआ है, इस वक्त जो एसेट है उसमें से जितनी भी लायबिलिटीज इस वक्त हमारे पास है, यानी करंट एसेट जो है उसमें से करंट लायबिलिटी को अगर हम माइनस कर दें तो हमें वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। मीनिंग के बाद हम नेचर पे आते हैं। तो ये फिक्स्ड एसेट है, मूव नहीं कर सकता, बिल्डिंग को आप एक जगह से उठाकर दूसरी जगह तो रख नहीं दोगे, या फिर मशीन्स को आप खत्म नहीं कर दोगे। तो ये जो कैपिटल है ये बिजनेस में परमानेंटली रहता है, जब तक बिजनेस है तब तक ये भी रहता है। जबकि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, आपकी हर दिन की जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनके हिसाब से, नीड्स के हिसाब से चेंज होता रहता है और सर्कुलेट होता रहता है, घूमता रहता है पूरे बिजनेस में। थर्ड है पर्पस। याद रखिए फिक्स्ड कैपिटल क्यों इस्तेमाल किया जाता है, फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। कहां पर, फिक्स्ड एसेट जैसे लैंड्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करने के लिए हम फिक्स्ड कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं। जबकि वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स जो हमें थोड़े थोड़े टाइम पर लगेंगे, एक एक दिन में लगेंगे, जैसे कैश जो आपने स्टॉक में रखी हुई है चीजें, स्टॉक में जो चीजें रखी होती है उन्हें हम इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री, कैश, ये सारी जो डेली हमें काम में लगने वाली चीजें हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें वो उनका जो पर्पस है वो क्या है, वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ये परमानेंट रहता है पूरे बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है फ्यूचर प्रॉफिट। आपने बिल्डिंग खरीदी, वहां पर आप अपना कंपनी खोल रहे हैं, तो आप ऐसा अज्यूम करें कि आप फ्यूचर प्रॉफिट अच्छा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है फ्यूचर प्रॉफिट लेना। लेकिन वर्किंग कैपिटल में आप डेली कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए आपको फ्यूचर में प्रॉफिट एंटिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। आप वहां पर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इमीडिएट रिटर्न मिलेगा, यानी जो आप कर रहे हैं आपको तुरंत उसका कोई ना कोई प्रॉफिट वापस आएगा। फाइनली हम अगर रिस्क में आते हैं तो देखिए, क्योंकि ये परमानेंट बिजनेस है जो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, ठीक है, तो इसमें उतने ही लंबे टाइम के लिए रिस्क भी इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। आपने एक लैंड या बिल्डिंग खरीद ली, आपको नहीं पता कि बिजनेस कैसा चलेगा, रन करेगा नहीं करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। सो कंपैरेटिवली यहाँ पर ज्यादा रिस्क होता है। लेकिन वर्किंग कैपिटल में आप डेली अपने नीड्स के हिसाब से चेंज कर रहे हैं अपनी लायबिलिटीज और एसेट्स को, तो डेली आप उसको बदल सकते हैं, तो यहाँ पर कम रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व्स लेस रिस्क, व्हेयरएज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व्स मोर रिस्क। तो यहाँ पर ये थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन भी खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स बढ़ते हैं चौथे डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन की तरफ, जो है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट की। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, अगर आपको समझे नोट्स चाहिए, ये रेडीमेड नोट्स आपके लिए अवेलेबल है। आप स्क्रीन को एक बार मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके आप इसका पूरा एक फोटो ले सकते हैं और फिर लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे मेरा जो एम है वो यही है कि बिना इसको मतलब रट्टा मारे इसे जल्दी से जल्दी यहीं पर याद करवा दिया जाए, ऐसे समझाया जाए, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट्स दो तरीके के मार्केट फॉर्म्स है हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस को लेकर, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है, इट इज अ मार्केट विच इज यूज्ड फॉर रेजिंग फ्रेश कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। मेन मार्केट जो होता है वो हमारा प्राइमरी मार्केट होता है। यहाँ पर क्या करते हैं, हम नए नए शेयर्स लेकर आते हैं और डिबेंचर्स लेकर आते हैं, और उन नए शेयर्स और डिबेंचर्स को यूज करके कैपिटल रेज करते हैं, फ्रेश कैपिटल रेज करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट। लेकिन एग्जिस्टिंग कोई तो शेयर है या एग्जिस्टिंग कोई तो डिबेंचर है जो पहले से ही मार्केट में है, उसको आप रीसेल कर रहे हैं यानी ट्रेड कर रहे हैं या फिर उसी को रेज कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंड जो पॉइंट है वो है फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन जो होता है प्राइमरी मार्केट का वो क्या होता है, यही होता है, टू रेज द फ्रेश कैपिटल इन टर्म्स ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जबकि सेकेंडरी मार्केट का जो फंक्शन होता है वो होता है रेडी मार्केट प्रोवाइड करना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सिक्योरिटीज होती हैं, ऑलरेडी शेयर्स एंड डिबेंचर्स होते हैं, तो कंटिन्यूअस रेडी मार्केट मिलता है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। थर्ड पॉइंट है पार्टिसिपेंट्स। तो प्राइमरी मार्केट के अंदर कौन कौन आता है, नॉर्मली प्राइमरी मार्केट के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या है,
सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स हैं फाइनेंशियल कंपनीज, जो जैसे हमारी बैंक्स या फिर एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, या फिर म्यूचुअल फंड्स और अंडरराइटर्स। ये आपके पार्टिसिपेंट्स हैं किसके? प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं? देखिए यहाँ पर वही शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैं जो प्राइमरी मार्केट के अंदर है, इसलिए प्राइमरी मार्केट के सारे पार्टिसिपेंट सेकेंडरी मार्केट में आएंगे, यानी फाइनेंशियल कंपनी, म्यूचुअल फंड और अंडरराइटर। पर क्योंकि यहाँ पर इन सारे शेयर्स और डिबेंचर्स को ट्रेड किया जा रहा है, यानी इनकी व्यापार हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर्स भी आते हैं और स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स भी आते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग इन्वॉल्व है। जहाँ पर भी ट्रेडिंग इन्वॉल्व है वहाँ पर स्टॉक ब्रोकर और स्टॉक एक्सचेंज मेंबर्स होंगे। तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स प्राइमरी मार्केट के सारे होते हैं, इसके अलावा स्टॉक ब्रोकर और स्टॉक एक्सचेंज मेंबर भी होते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है लिस्टिंग रिक्वायरमेंट। तो स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज को लिस्ट करना पड़ता है अगर उन्हें ट्रेड करना है, अगर उन्हें उनके शेयर्स को बेचना या खरीदना है। तो यहाँ पर प्राइमरी मार्केट में क्योंकि फ्रेश शेयर और डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर्स नहीं होती, इसलिए लिस्टिंग की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले बहुत ही फ्रेश न्यू शेयर्स हैं। जबकि यहाँ पर शेयर्स को ट्रेड किया जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर, इसलिए लिस्टिंग नेसेसरी है। यहाँ पर स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट ही नहीं है तो लिस्टिंग की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पर स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट है तो लिस्टिंग भी रिक्वायर्ड होगी। लास्ट पॉइंट है प्राइसेस कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं, व्हाट आर द डिटरमिनेंट ऑफ प्राइसेस। तो यहाँ पर प्राइसेस जो है प्राइमरी मार्केट में वो मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है, लेकिन मैनेजमेंट डिसाइड करने से पहले सेबी के गाइडलाइंस को फॉलो करती है। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ से वो यहाँ के अकॉर्डिंग्स में ही मैनेजमेंट डिसीजन लेती है कि प्राइस क्या रखना है, शेयर या डिबेंचर। जबकि सेकेंडरी मार्केट के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो क्या है? जो भी मार्केट में डिमांड और सप्लाई है, मार्केट का क्या डिमांड सप्लाई हो रहा है, उसके जो फोर्सेस है वो ही डिटर्मिनेंट होते हैं प्राइसेस के सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का डिस्टिंग्विश बिटवीन है। अब हम मार्केट से रिलेटेड ही एक और डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंगे, जो है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं पांचवें डिस्टिंग्विश बिटवीन की तरफ, ठीक है, जो है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। फ्रेंड्स जरूरी नहीं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी मतलब आएंगे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर समझिए आपको कॉन्सेप्ट्स में आते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट 2 मार्क के लिए या शॉर्ट नोट में आता है और आपने बिल्कुल नहीं पढ़े, तो मनी मार्केट के सारे पॉइंट्स अगर आते हैं तो वो आप लिख सकते हो, या कैपिटल मार्केट के आते हैं तो वो आप लिख सकते हो। सो इट हैज मल्टीपल यूजेस, राइट। तो अब यहाँ पर मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट मनी से रिलेटेड है, ऑब्वियस सी बात है। मनी क्या होता है? कैश जो होता है वो शॉर्ट टर्म एसेट होती है, बहुत ही शॉर्ट टर्म एसेट होती है कैश, ठीक है। तो मनी मार्केट ये एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर शॉर्ट टर्म फंड्स को बोरो किया जाता है या लेंड किया जाता है। या तो आप शॉर्ट टर्म फंड्स लेते हैं या तो शॉर्ट टर्म फंड्स देते हैं, ट्रेडिंग होती है उसमें, ठीक है। जबकि कैपिटल लंबे टाइम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल को यूज करते हैं कंपनी के अंदर, तो ये एक ऐसा मार्केट होता है कैपिटल मार्केट जहां पर लॉन्ग टर्म फंड्स को बोरो किया जाता है या लेंड किया जाता है। नेक्स्ट है टर्म ऑफ फाइनेंस। तो अब हम ये देख लेते हैं कि अगर शॉर्ट टर्म फंड्स है तो कितने देर के लिए, फॉर हाउ मच टाइम। तो यहाँ पर जो भी फंड्स होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, जिनकी मेच्योरिटी क्या हो जाती है? डेज, वीक्स या मंथ में खत्म हो जाती है। मेच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है डे, वीक और मंथ में, और आप फिर रिडीम कर सकते हैं यहाँ से। जबकि लॉन्ग टर्म फाइनेंस में जो मेच्योरिटी होती है वो ईयर्स तक जाती है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। नाउ इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पर मनी मार्केट में हम कौन कौन से डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं मनी रेज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो कौन कौन से? बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स, ये सारे जो बिल्स होते हैं ना, ये सिक्योरिटीज के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट। जबकि कैपिटल मार्केट में क्या होता है? हम बॉन्ड ले लेते हैं किसी का या डिबेंचर्स लेते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। रिस्क मनी मार्केट में बहुत ही लो मार्केट रिस्क होती है, कैश से रिलेटेड रिस्क है, तो थोड़े ही, क्योंकि शॉर्ट टर्म फंड है, बहुत लंबे टाइम का फंड नहीं है, तो रिस्क थोड़ा कम ही होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर बहुत ही लंबे टाइम के लिए तुम फंड दे रहे हो, तो तुम्हारे फेलियर अगर रही तो वो भी लंबी होगी, सक्सेस रहा तो वो भी लंबा रहेगा। तो यहाँ पर ये कैरी करता है हाई मार्केट रिस्क। नाउ इंस्टीट्यूशंस, तो मनी से रिलेटेड सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा है? वो है बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स आर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। जबकि ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पर हमारा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का भी डिस्टिंग्विश बिटवीन खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने छठवें यानी 6th डिस्टिंग्विश बिटवीन की तरफ। फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम नेक्स्ट
डिस्टिंग्विश बिटवीन की तरफ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन है, डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, तो डीमटेरियलाइजेशन का क्या मतलब होता है? देखिए, मटेरियल यानी कोई भी फिजिकल सामान, दैट इज कॉल्ड एज मटेरियल। जब हम उस मटेरियल को मटेरियल नहीं रहने देते, हम उसे डीमटेरियलाइज कर देते हैं, तब हम उसे डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं। तो हम मटेरियल को अगर मटेरियल नहीं रहने देंगे तो किस में कन्वर्ट करेंगे? हम उसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। हम उसको कहाँ पर? यानी कंप्यूटर्स में, पीसीज में, लैपटॉप्स में हम उसको सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जहां पर फिजिकल फॉर्म को शेयर के कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसे हम डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं, मटेरियलाइज ना रखना। और जहां पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिर से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है शेयर को, उसे हम बोलते हैं रीमटेरियलाइजेशन, यानी उसे वापस मटेरियलाइज कर देना, उसे वापस फिजिकल फॉर्म में लेकर आ जाना। ये डीमैट अकाउंट्स आपने सुने होंगे, डीमैट अकाउंट्स आते हैं, ठीक है, जीरोधा वगैरह के। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, कन्वर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर बहुत इजी वही पॉइंट है ऊपर वाला, शेयर्स आर कन्वर्टेड फ्रॉम ओरिजिनल फिजिकल फॉर्म इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जबकि यहाँ पर उसी का उल्टा हो जाता है, जहां पर ओरिजिनल फिजिकल फॉर्म है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है वहां पर ओरिजिनल फिजिकल फॉर्म आएगा। ठीक है, थर्ड है यूज ऑफ फॉर्म। अब अगर हमें डीमैट अकाउंट खोलना है या डीमैट सिक्योरिटीज लेनी है तो हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, उस फॉर्म को हम बोलते हैं DRF। क्या बोलते हैं? DRF, डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। और इसको यूज किया जाता है इन्वेस्टर्स के द्वारा, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो बेसिकली डीमैट में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं? वो उसे डीपी को सबमिट कर देते हैं। किसको सबमिट कर देते हैं? डीपी। डीपी मतलब क्या होता है? डीपी मतलब होता है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स, यानी वो सारे पार्टिसिपेंट्स जो उस डीमैट को देने में बिलीव करते हैं, वो सारे डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स में वो क्या कर देते हैं? उन्हें सबमिट कर देते हैं। रीमटेरियलाइजेशन में जैसे हम डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म भरते हैं, ऐसे ही यहाँ पर हम रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म भरते हैं और अगेन उसे सबमिट कर दिया जाता है डीपी को। कहाँ सबमिट कर दिया जाता है? डीपी के पास। चौथा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज। तो जो डीमैट सिक्योरिटीज होती हैं उनमें किसी भी तरीके का कोई भी सीरियल नंबर या डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता आइडेंटिफिकेशन। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते डिस्टिंक्टिव नंबर के हिसाब से। लेकिन रीमटेरियलाइजेशन में जो भी कंपनी इशू कर रही है वो, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म होता है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, तो आप बाहर ही नाम सेव कर सकते हैं, तो इसे अंदर से डिस्टिंक्टिव नंबर देने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर कंपनी हार्ड फॉर्म में दे रही होती है, हार्ड कॉपी के फॉर्म में, तो यहाँ पर इश्यूर कंपनी डिस्टिंक्टिव नंबर देती है ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको शेयर्स को। लास्ट है डिफिकल्टी ऑफ प्रोसेस। इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है, कंप्यूटर से रिलेटेड, तो ये बहुत ही इजी और टाइम सेविंग प्रोसेस है। आपको कंप्यूटर में फटाफट चेंजेस सेव करने हैं और एडिट करके सेव करने हैं। जबकि ये हार्ड कॉपी में जाता है, यानी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग यानी टाइम लेने वाला प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आई होप आपको डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन समझ में आया होगा। तो आप, अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अपने फ्रेंड्स को भी बोलें, क्योंकि जो लोग क्लास नहीं लगा पा रहे हैं और इस मुश्किल घड़ी में, क्योंकि अब केवल 1.5 महीने बचे हैं, 1 महीने, आई गारंटी यू अगर आप ये 1 महीने 1.5 महीने यहाँ से पढ़ लोगे तो आपको किसी क्लास की ज़रूरत नहीं होगी अच्छा परसेंट स्कोर करने के लिए। तो ये आपको अगर समझा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। और अब हम बढ़ते हैं हमारे 7th डिस्टिंग्विश बिटवीन की तरफ। फ्रेंड्स अब आते हैं हम हमारे 7th डिस्टिंग्विश बिटवीन की ओर। तो 7th डिस्टिंग्विश बिटवीन है ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ठीक है, दोनों ही बहुत ही क्लोजली रिलेटेड टर्म्स हैं, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन शेयर का ही। लेकिन केवल इनमें जो डिफरेंस होता है वो होता है लॉ एक्सिस्टेंस का। जो बिजनेस लॉ है वो ट्रांसमिशन में टेक प्लेस करता है, जबकि यहाँ पर टेक प्लेस नहीं करता है। यहाँ पर केवल मियर डिलीवरी से ही ट्रांसफर हो जाता है। तो मीनिंग देख लेते हैं हम सबसे पहले। ट्रांसफर ऑफ शेयर का क्या मीनिंग है? इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर। शेयर का जो ओनरशिप है, समझिए मैं पहले शेयर था, अब मैंने अपने किसी फ्रेंड को उसका ओनरशिप दे दिया, तो मियर जो ट्रांसफर हो जाती है ओनरशिप की फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ शेयर। लेकिन जब ट्रांसफर करते टाइम हम बिजनेस लॉ को बीच में लाते हैं, यानी कि ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जब होता है तब उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ठीक है, ये कब हो सकता है ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ? जब समझिए जो व्यक्ति था जिसके पास वो शेयर था, यानी जो ओनर था, उसकी डेथ हो गई।
तो उस केस में उसने जो नॉमिनी दिया होगा उस नॉमिनी को हम वो ओनरशिप ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन उसके लिए हमें कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स में जाना होगा और तब ही ट्रांसमिशन ऑफ शेयर टेक प्लेस होगा। वरना जब दोनों जी रहे हैं, जहां पर आप ट्रांसफर करना चाहते हो, जो बंदे को आप ट्रांसफर करना चाहते हो वो भी जी रहा है, तो हम केवल और केवल ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिशन नहीं करते। वेयर एज डेथ के केस में हम ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसफर नहीं करते। नेक्स्ट है काइंड ऑफ एक्शन। तो ये जो एक्शन है ये वॉलंटरी एक्ट है बिटवीन पार्टीज। जो ट्रांसफरर है यानी जो ट्रांसफर कर रहा है और जो ट्रांसफरी है यानी वो ट्रांसफर ले रहा है, दोनों के बीच की बात है, वॉलंटरी है। अगर मर्जी है तो करें, ना मर्जी है तो ना करें। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो ओनर है उसका डेथ हो चुका है या फिर वो कंपनी छोड़ चुका है, कुछ दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, कुछ है, तो वहां पर ये कंपलसरी एक्ट बन जाता है पार्टीज के बीच में, जहां पर ट्रांसफर बिकम्स कंपलसरी। ठीक है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। तो यहाँ पर हमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर देना पड़ता है, पर यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी वो बंदा ही नहीं है इसलिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है स्टैंप ड्यूटी। तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी पेड की जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्टैंप ड्यूटी रिक्वायर नहीं होती। यहाँ पर दोनों ही पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, दोनों ही पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, जो ट्रांसफरर है वो भी और जो ट्रांसफरी है वो भी। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसफरर है उसका तो ऑलरेडी डेथ हो चुका है, तो केवल कौन बचता है, सिंगल पार्टी बचती है जो होती है ट्रांसफरी की, और वो भी ट्रांसफरी यहाँ पर इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं होता। ट्रांसफरी का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि भाई जो नॉमिनी उसने बनाया हुआ है उसके लिए वो यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ऑलरेडी डेथ हो चुकी है या ल्यूनेसी है, कोई डिस्प्यूट है अगर बीच में, तो वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर मतलब नॉमिनी, ठीक है, वो ही इन्वॉल्व होता है यहाँ पर इन केस ऑफ डेथ। ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसफर ऑफ शेयर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन की तरफ, जो है इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। तो फ्रेंड्स अब हम इस वीडियो के आखिरी हिस्से में पहुंच गए, जहाँ पर हम 8 जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने वादा किया था कि ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँगा जहाँ से आपके मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे फाइनल एग्जाम में। तो ये जो 8 डिस्टिंग्विश बिटवीन है अगर आप करते हैं तो श्योर 3 क्वेश्चन आएंगे, जिससे आपको 12 मार्क्स गारंटीड मिल जाएंगे, गारंटीड 12 नंबर डिस्टिंग्विश बिटवीन। ठीक है। तो ये जो फाइनल डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो है इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड का। तो इंटरिम डिविडेंड का क्या मतलब होता है, इंटरिम का अगर मैं जनरल हिंदी में मीनिंग बताऊं तो इंटरिम का मतलब होता है अचानक से एकदम बीच में जो दिया हुआ है वो है होता है इंटरिम डिविडेंड, और फाइनल यानी एकदम एंड में जो डिविडेंड दिया जाता है, हिस्सा दिया जाता है, डिविडेंड का मतलब हिस्सा, ठीक है, वो होता है फाइनल डिविडेंड। तो जो इंटरिम डिविडेंड होता है इट इज डिक्लेयर्ड एंड पेड बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो 2 एनुअल जनरल मीटिंग होता है उन दोनों जैसे अगर मैं बात करूँ 19-20 और 20-21 की, ठीक है, ये 2 एनुअल ईयर्स हैं 1920 और 2021। इनके बीच में अगर कहीं पर भी डिविडेंड डिक्लेयर किया गया होगा तो उसे हम इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। वेयर एज जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, जैसे अभी ये 2021 31 मार्च को खत्म हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च ये फाइनेंशियल ईयर के एंड को मार्क करता है, और 1 अप्रैल ये फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट को मार्क करता है। ठीक है। तो जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, क्लोज हो जाता है, और तब जो डिविडेंड दिया जाता है, डिक्लेयर या पे किया जाता है, उसे हम फाइनल डिविडेंड कहते हैं। अब ये जो डिविडेंड है ये कौन डिक्लेयर करता है, ये डिक्लेयर करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं, जबकि जो फाइनल डिविडेंड है वो कौन डिक्लेयर करता है, शेयर होल्डर डिक्लेयर करता है। कहां पर, एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर ये फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करता है। नेक्स्ट है ऑथराइजेशन। इंटरिम डिविडेंड यानी 2 सालों के बीच में अगर आपको हिस्सा बांटना है तो उसके लिए आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का, वो आपको परमिट करना चाहिए, परमिशन देना चाहिए ये कदम उठाने के लिए। जबकि अगर आप फाइनली 1 साल खत्म होने के बाद अगर आप हिस्सा बांटना चाहते हैं तो उसके लिए किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है, जो जिसका हिस्सा बनता है आप वो उसको बांट सकते हैं। तो नो सच परमिशन फ्रॉम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है। तो ये आप बीच बीच में देते हैं, इससे इसका जो रेट होता है वो लोअर होता है, जबकि इसका जो रेट होता है आप लास्ट में एकदम लेते हैं तो हायर रेट पर आपको फाइनल डिविडेंड मिलता है। लास्ट है सोर्सेस।
तो इसका जो सोर्स है बीच वाले डिविडेंड का, इंटरिम डिविडेंड का, वो करंट अकाउंटिंग ईयर का जो प्रॉफिट है उसमें से निकाल। आपको एक अकाउंटिंग ईयर में प्रॉफिट हुआ, आपको लगा हाँ ये प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, सरप्लस में हूं मैं, तो मैं इसमें से बीच में से निकाल के थोड़ा थोड़ा दे देता हूँ। तो जब आप करंट ईयर का प्रॉफिट देते हैं तो वो इंटरिम डिविडेंड आप दे सकते हैं। जबकि फाइनल डिविडेंड आप कहाँ से दे सकते हैं? करंट ईयर प्रॉफिट में से भी दे सकते हैं। आपके पास कुछ रिजर्व बचा हुआ है, फ्री रिजर्व, यानी कुछ पैसे बचे हुए हैं, जैसे सेविंग्स हम करते हैं गुल्लक में, वैसे अगर बचे हुए हैं तो वो हो गया। कैपिटल प्रॉफिट कुछ है, या फिर गवर्नमेंट ने कुछ एड किया है, आपको दिया है, तो वो भी आप फाइनल डिविडेंड में डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन का पार्ट है एसपी का, वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर ये ऑटो डिस्टिंग्विश बिटवीन के साथ। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको एसपी में करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से 12 मार्क्स गारंटीड हो गया। और 30 डेज के प्लान में से पहला जो दिन था डिस्टिंग्विश बिटवीन का, वो कंप्लीट हो गया। एसपी का एक जो हिस्सा था वो पूरा हो चुका है। आगे आने वाले हिस्सों में मैं आगे के कुछ क्वेश्चंस दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये क्या करना है, ये आठों के आठों जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी याद करना है, प्रैक्टिस करना है पॉइंट्स को, सो दैट आप बार बार इन वीडियोस को देखिए, ताकि आपको वो समझ में आएगा। एक बार दो बार आप पॉइंट देखेंगे तो लिखने की भी जरूरत नहीं, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, क्योंकि आप सुन रहे हो। विजुअल्स आपको जल्दी समझेंगे कंपेयर टू अगर आप लिखने बैठेंगे तो, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको एक बार चाहिए तो लिख सकते हैं, लेकिन मेरा यही एडवाइस होगा कि आप इसे बार बार देखिए तो आपको ज़्यादा समझेगा। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, घरों में रहें और पढ़ाई करते रहें।